हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज हम लिमिटेशन एक्ट को रिवाइज करेंगे और मैंने लिमिटेशन एक्ट पे इन डेप्थ नॉलेज के लिए अलग से वीडियो बना रखी हैं। 3-3, 4-4 सेक्शंस उठा के आप वो देख सकते हैं और शेड्यूल को कैसे याद करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए हम आज रिवाइज करेंगे पूरे लिमिटेशन एक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रीलिम क्वेश्चन आता है वो आ सकता है कि फोर्स में कब आया। सो 1 जनवरी 1964। और पहले लिमिटेशन का अगर कोई रूल रेगुलेशन हो तो वो किस एक्ट के तहत थी? ILA 1908। देखो, CPC जब बना ना, ये उसी टाइम था, लेकिन बाद में इसे अमेंड वगैरह करके नया ही एक्ट ये ले आए थे लिमिटेशन एक्ट का। लेकिन अगर 63 से पहले लिमिटेशन की अगर जरूरत होती थी तो ILA 1908 को यूज करते थे। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है गाइज, ओके। और किसकी रिकमेंडेशन पे? थर्ड लॉ कमीशन। ये भी प्रीलिम का क्वेश्चन है। थर्ड लॉ कमीशन पे ये बनाया गया था। 1 जनवरी 1964 को फोर्स में आया। सो लेते हैं डेफिनेशंस। एप्लीकेंट कौन है? पेटिशनर है या कोई पर्सन है जो राइट डिराइव करता है और एप्लीकेशन डालता है या एप्लीकेंट के थ्रू। और थर्ड है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेंट में ही आएगा। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं की। उसके बाद है एफ में है ईजमेंट। इंपॉर्टेंट है ईजमेंट। आप सबको पता है क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग, सॉइल और वाटर को यूज करना, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए और काफी टाइम तक। ओके, सो वो आ जाता है ईजमेंट। उसके बाद, और ये ईजमेंट ध्यान रखना अपनी जमीन से रिलेट ना करके दूसरे की। उसके बाद आता है H, गुड फेथ, ड्यू केयर एंड अटेंशन। ये 2 वर्ड याद रखना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट J, जिसमें 2 चीज डिफाइंड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और उसके बाद L में है सूट। सूट में नेगेटिव डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि ये अपील और एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं करता, इसलिए नेगेटिव डेफिनेशन में लेंगे सूट को। ओके। सेक्शन 3 है बार ऑफ लिमिटेशन। क्या रूल है? 4 से 24 जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंगली लिमिटेशन को फॉलो किया जाएगा। अगर डिफेंस में नहीं लिया जाता लिमिटेशन तो कुछ इफेक्ट नहीं करता। ओके, प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा? जब प्रॉपर ऑफिसर को ये प्रेजेंट किया जाता है। और पॉपर के केस में जब एप्लीकेशन डाल दी जाती है लीव टू स्यू एज पॉपर की, कि मुझे पॉपर की तरह सूट इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। कंपनी के केस में जब वाउंड अप हो जाती है बाय कोर्ट और क्लेमेंट जो है पहला वो क्लेम करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ओके। उसके बाद है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में कि सेट ऑफ का टाइम पीरियड कब माना जाएगा? जब सेट ऑफ प्लीड किया गया। और काउंटर क्लेम का जब काउंटर क्लेम कोर्ट में डाला गया। यानी कि सेट ऑफ की तो वही डेट रहेगी जो सूट की डेट थी, और काउंटर क्लेम की कौन सी रहेगी? जब काउंटर क्लेम मेड हुआ कोर्ट में। ओके। सी में है एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट टू प्रॉपर ऑफिसर। ओके। और उसके बाद है 4th एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। यानी कि जब कोर्ट क्लोज था और उस दिन आपका जो टाइम पीरियड खत्म होता है तो आपको 1 दिन फालतू मिल जाता है। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है कि क्लोज कब माना जाएगा कि नॉर्मल वर्किंग आवर में वो चाहे 1 घंटे के लिए ही बंद क्यों ना हुआ हो। ओके। उसके बाद है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में केवल एक कीवर्ड है सफिशिएंट कोज, यानी कि एक्सटेंशन हो जाती है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की। लेकिन यहाँ पे ये अपील और एप्लीकेशन पे लागू होता है, सूट और ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन पे नहीं होगा। सफिशिएंट कोज कीवर्ड है, ये ध्यान रखना इस सेक्शन का। ओके, तो यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर होगी कोर्ट की कि वो एक्सटेंशन दे या ना दे। 6 डील करता है लीगल डिसेबिलिटी से। कौन कौन आएंगे? माइनर, इनसेन, इडियट। ईमी से याद रख लेना, इनसेन, माइनर, इडियट। इस तरह से किस पे अप्लाई होगा? सूट और एप्लीकेशन ऑर्डर 21 की, यानी कि अपील एप्लीकेशन पे नहीं होता। और जब तक ये डिसेबिलिटी रहेगी तब तक आप सूट इंस्टीट्यूट या एप्लीकेशन को मेक नहीं कर सकते। और मान लो
डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास वो टाइम मिलेगा। अगर वो भी डिसेबल हैं तो उन्हें जो उनको डिसेबल को मिला हुआ था टाइम वही एक्सटेंड हो जाएगा। अगर बीच में गैप आने के बाद डेथ होती है तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा जब आपकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। गैप नहीं आता यानी कि आपकी डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहती है डेथ तक, तो उस केस में टाइम जो है वो रन नहीं होगा। ओके, 7B6 का एक्सटेंशन है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। कई सारे बंदे हैं, उनमें से अगर एक दे सकता है डिस्चार्ज तो बिना दूसरों की सहमति से, तो टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं दे सकता तो टाइम जब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा, और एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि मैनेजर अगर मैनेज कर रहा है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को तो वो भी डिस्चार्ज दे सकता है। 8 में है एक्सेप्शन कि 6-7 जो ऊपर हमने पढ़े वो प्रीएम्प्शन पे नहीं लगते। प्रीएम्प्शन आपको पता है कि गुड्स या शेयर को परचेज करने का राइट किसी दूसरे से पहले। ओके, और सेकंड है कि 3 साल से, यानी कि डिसेबिलिटी खत्म हुई, मान लो आपको टाइम पीरियड मिलना था 12 साल का, 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये है। ओके, तो मैक्सिमम टाइम आप कह लीजिए 3 इयर्स है। ओके, उसके बाद है सेक्शन 9 कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, यानी कि एक बार जब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी यानी कि आप जा नहीं पाए, आप बीमार हो गए, ये सब कुछ रोक नहीं सकते। और इसमें एक प्रोवाइजो भी है 9 में कि लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर क्रेडिटर के पास डेटर के पास है, क्रेडिटर का, यानी कि उसकी कोई मान लो प्रॉपर्टी है वो दी उसे गई है कि वो उसको टेक केयर कर सके, तो अगर डेटर को दी जाती है तो क्रेडिटर के हेयर का जो टाइम पीरियड है रिकवर करने का डेब्ट का, वो जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तब तक टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद है ट्रस्टीज और रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ आप कभी भी सूट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टाइम का कुछ भी बार नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव ये है टू अवॉइड अनलॉफुल पॉकेटिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, की ट्रस्ट प्रॉपर्टी का मिसयूज ट्रस्टी ना कर लें, इसीलिए कोई बार नहीं है। 11 में है कि मान लो सूट इंस्टीट्यूट वहां हुआ जहां एक्ट अप्लाई होता है और एंटर वहां हुआ यानी कि किसी फॉरेन कंट्री या जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे जहां पे इंस्टीट्यूट हुआ है यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन वहां पे लगेगा। एक्सेप्शन ये कहती है, ये 2 कंडीशन है, वर्ड है एंड, यानी कि दोनों चीजें, यानी कि मान लो फॉरेन कंट्री का ही कोई रूल है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है और पार्टी वही डोमिसाइल है, उस केस में वहां का अप्लाई हो जाएगा, यहाँ का नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है 12 में लीगल प्रोसीडिंग्स हैं कुछ जिनको एक्सक्लूजन मिल जाएगा टाइम का, यानी कि मान लो जजमेंट डिलीवर हुआ, उसकी कॉपी आई, वो सारा टाइम कट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। और या अवार्ड है, यानी कि मान लो कि एप्लीकेशन सेट असाइड करने की है अवार्ड को, तो उसकी कॉपी में, अवार्ड की कॉपी में जितना टाइम लगेगा वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो टाइम आपने अपनी एप्लीकेशन डाली टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर और प्रिपेयर हो गई थी पहले, तो वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा, यानी कि आपने एप्लीकेशन डाली, अगर उसके बाद कोर्ट टाइम लेगी वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, जहां पे आपने पॉपर की एप्लीकेशन डाली थी लेकिन रिजेक्ट हो गई थी, वहां का अगर आप गुड फेथ में काम कर रहे थे तभी एक्सक्लूजन होगा, कीवर्ड है गुड फेथ। 14 थोड़ा ध्यान से करना, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, यानी कि जुरिस्डिक्शन नहीं थी, आप एक कोर्ट में बोनाफाइडली आपकी गुड फेथ थी और आप प्रोसीडिंग्स अपने चालू रखी, उस केस में आपको एक्सक्लूजन मिल जाएगी। कीवर्ड यहाँ पे है ड्यू डिलीजेंस, यानी कि आपको सच में नहीं पता था, और कॉज ऑफ एक्शन यानी कि मैटर इन इशू वगैरह सेम था, और जो पार्टीज थी वो भी सेम थी, आपकी गुड फेथ थी, ये सब कंडीशन अप्लाई होंगी तो आपको एक्सक्लूजन मिल सकता है। और सबसेक्शन 2 में बात करता है एप्लीकेशन की। ओके, और इसमें जो थर्ड है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। वैसे मैंने इस पे पूरा
वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि 14 जो है, सेक्शन 14 वो क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ओके, और जो है हमारा ऑर्डर 23 रूल 2 ऑफ सीपीसी वो कहता है कि नहीं माना जाता, एक्सटेंशन टाइम वहां पे नहीं दी जाती। लेकिन 14(3) कह रहा है जहां पे परमिशन ली गई है कोर्ट से कि डिफेक्ट हो गया था जुरिस्डिक्शन में और मुझे टाइम चाहिए, तो वहां पे 14(3) अप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर 23 रूल 2 में ये जो है 14(3) इसकी एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं देते हैं। लेकिन 23 रूल 2 के अकॉर्डिंग विड्रॉल वगैरह कर लिया है तो वहां पे परमिशन हुई कोर्ट की, और रीजन क्या था, डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन, तो 14(3) अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 14(3) ओवरराइड करेगा ऑर्डर 23 रूल 2 को। उसके बाद है सेक्शन 15। कुछ केसेस में एक्सक्लूजन दिया जाता है टाइम का, क्या क्या, इंजंक्शन, यानी कि जब स्टार्ट हुआ, इश्यू हुआ और विड्रॉ हुआ वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की कंसेंट, ये सैंक्शन लेनी है, वो टाइम पीरियड भी निकाल दिया जाएगा। और रिसीवर अगर अपॉइंट हुआ है तो उसके 3 महीने के एंडिंग एक्सपायरी तक भी टाइम निकाल दिया जाएगा। और परचेजर है, ठीक है, और उसको पोजेशन के लिए सूट डालना है तो जितना टाइम सेट असाइड सेल करवाने का प्रोसिक्यूट होता रहा वो टाइम भी निकाल दिया जाएगा। और अगर मान लो डिफेंडेंट इंडिया से एब्सेंट था तो वो भी निकाल दिया जाएगा। ये सारा कुछ एक्सक्लूजन में आ जाएगा। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूल ऑफ राइट टू सू, यानी कि जिंदा होता तो राइट होता टू इंस्टीट्यूट द सूट, या डेथ पे ही राइट एक्रू होता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे एप्लीकेशन या सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। एक्सेप्शन है 16(1) और 2 जो है, 2 में बात की गई है अगेंस्ट हुम, यानी कि डिफेंडेंट की, ये अप्लाई नहीं होते प्रीएम्पशन पे। और दूसरा पोजेशन 2 चीजों की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की और हेरिडिटरी ऑफिस की। उसके बाद है सेक्शन 17, फ्रॉड और मिस्टेक का क्या इफेक्ट होगा। फ्रॉड किया है, नॉलेज अगर जो राइट है प्लेंटिफ का उसकी नॉलेज से दूर रखा गया है, छुपाया गया है, कोई गलती हुई है या डॉक्यूमेंट छुपाया गया है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा तब तक जब तक प्लेंटिफ डिस्कवर नहीं कर लेता। लेकिन टाइम पीरियड कितना ही नहीं चलेगा, केवल 1 साल के अंदर अंदर डिस्कवरी के बाद आपको करना पड़ेगा अपना सूट इंस्टीट्यूट। उसके बाद है 18, 19, 20 डील करते हैं एक्नॉलेजमेंट से। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, यानी कि पीपी यानी कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है और आपने एक्नॉलेज कर दिया है प्लस राइटिंग साइन में दिया है तो POL यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट फ्रेश। उसके बाद 19 बात करता है पेमेंट की, यानी कि आपने डेड पे या कुछ इंटरेस्ट दे दिया है किसी प्रॉपर्टी पे तो आपकी पेमेंट भी एक्सटेंड कर देगी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को, यानी कि जब पेमेंट बनी तब लिमिटेशन जो है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद है सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड जो यूज हुए हैं 18 और 19 में उनकी बात करता है। एक्सेप्शन याद कर लेना, कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स, मॉर्टगेजेस पे ये नहीं लगता, ये 2 में बात की गई है, प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है। सेक्शन 21 देखो राजस्थान में पिछले साल इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। कहता है अगर आपने कोई नई पार्टी बना ली प्लेंटिफ या डिफेंडेंट तो जब वो बनाई तब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन कहती है भाई अगर आप गुड फेथ में ऐसा आपने किया, आप बना नहीं पाए, आपको पता ही नहीं चला, गलती हो गई लेकिन गुड फेथ में हो गई तो वो तब माना जाएगा जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, यानी कि बैक में लग गया ना, जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था और तब आपने कोई बाद में पार्टी बनाई है तो बैक लग जाएगा, टेक बैक सूट। और टेक बैक में जो सूट जब डाला गया था इंस्टीट्यूट हुआ था वही डेट मानी जाएगी, सो मेड अ पार्टी वाली जो डेट है वो नहीं मानी जाएगी। और सेकंड एक्सेप्शन आई थी डिवोल्यूशन एंड असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्वेश्चन था कि कब माना जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो तब माना जाएगा, ये भी एक्सेप्शन है। डिवोल्यूशन ट्रांसपोजिशन होता है ऐड या माइनस कर देना, ओके, वो तब माना जाएगा जब सूट जो है इंस्टीट्यूट हुआ था वही डेट मानी जाएगी, यानी कि ये भी एक्सेप्शन है। ओके,
सेक्शन 22 कंटिन्यू ब्रीच एंड टॉर्ट, हर मूवमेंट पे जब तक वे कंटिन्यू रहते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन नया स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है सेक्शन 23 कि सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, यानी कि जब इंजुरी रिजल्ट करती है तभी पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होता है। सेक्शन 24 के एक वर्ड याद रखना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पीरियड ऑफ लिमिटेशन को काउंट किया जाएगा। सेक्शन 25 कहता है ईजमेंट के बारे में, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इंजॉयमेंट आपने ले लिया 20 साल तक का, तो आपका राइट जो है एब्सोल्यूट और इंडिफिजिबल हो जाता है, इंडिफिजिबल जिसे हराया नहीं जा सकता। और टाइम पीरियड कौन सा होगा, यानी कि जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया उससे 2 साल पहले के बीच में कभी भी आपका 20 साल वाला पीरियड खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट के केस में 30 इयर्स हो जाएगा। सेक्शन 26-25 को ही थोड़ा सा बढ़ा देता है, ये कहता है मान लो एक ही रिवर्जनर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पे बी सर्वियंट टेनेमेंट वाली एक प्रॉपर्टी का नाम है, इस पे अपना कुछ पार्क कर रहा है और करता रहा, लेकिन रिवर्सनर ने क्या कहा, रिवर्सनर ने 3 साल एक्सीड कर दिया, यानी कि 3 साल से ज्यादा या इंटरेस्ट ऑफ लाइफ पे अपनी प्रॉपर्टी दे दी, तो वो टाइम जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। कब, जब वो इन दोनों की टाइम पीरियड यानी कि इंटरेस्ट ऑफ लाइफ और एक्सीड 3 इयर्स जब खत्म हुए तो इनके 3 साल के अंदर अंदर रेजिस्ट किया, ध्यान रखना सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया, रेजिस्ट किया, तो जो सर्विएंट टेनेमेंट पे बी है उसको कोई भी एक्सक्लूजन नहीं मिलेगी, यानी कि उसका 20 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ माना जाएगा। मान लो 20 साल पे करता है तो जितने टाइम इंटरेस्ट ऑफ लाइफ एक्सीड 3 इयर्स पे दिया तो वो एक्सक्लूड कर देंगे। कब, जब रिवर्सनर 3 साल के अंदर अंदर रेजिस्ट कर दे, यानी कि इसमें कोई सूट वगैरह की बात नहीं है, केवल रेजिस्ट की बात है। ओके, तो एक्सक्लूजन हो जाएगी फेवर में उसके ए के। सेक्शन 27 फिर कहता है एडवर्स पोजेशन, यानी कि 12 साल तक अगर आप अपना जो प्रॉपर्टी के बारे में कोई, उसके राइट के बारे में कोई भी देख रेख या सूझबूझ नहीं लेते हैं, तो जिसके पास पोजेशन है प्रॉपर्टी का तो वो राइट उसके पास चला जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा हो जाता है पूरा लिमिटेशन। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट करना, मैं किसी और सब्जेक्ट पे भी क्विक रिवीजन बना दूंगी। तो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।